आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव, सच के साथ जनता की आवाज़। मैं मुख्य संपादक मिर्ज़ा इदरीस बेग। आज हमारी टीम पहुंची है रोशन खां महल्ला, जहां पर मोहम्मद गौस जैन इनकी एक सभा रखी गई थी, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग आए और इन्होंने अपना माहौल बनाया, जहां पर तमाम उलमा, जहां पर तमाम पब्लिक इनके साथ जुड़ती हुई दिख रही है। जैसे कि आलिम हाफिज़ इनके काम से काफ़ी खुश दिख रहे हैं और इनका काफ़ी समर्थन कर रहे हैं। और साकलाबाद फ्लैट पर भी एक सभा रखी गई थी, जिसमें माजी नगर सेवक फारूक बाबा, इन्होंने भी इनको समर्थन दिया। आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं आज दिन भर की इनकी सभी मीटिंगें और सभी सभाएं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी न्यूज़ या विज्ञापन के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। छोड़कर अगर किसी गैर के पीछे चले गए और वो आपका वोट लेने के बाद 5 साल आपके पास वापस नहीं आया, तो आप सोचिए कि वो 5 साल आप कैसे गुजारेंगे। बिना रोजगार के, बिना तालीम के, सिर्फ इंतजार में कि कभी एक चॉकलेट आएगा, चॉकलेट सम्राट लेकर, और आप में से किसी एक को देगा और फिर गायब हो जाएगा। क्या 10 साल ऐसा नहीं हुआ? क्या 10 साल ऐसा नहीं हुआ कि उसने बोला और अपने वादे को पूरा किया? ऐसा कुछ हुआ? मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं मैं आपको। जो मेडिकल कॉलेज वो अपनी उपलब्धि बोलकर बता रहा है, वो उसका बिजनेस है। प्राइवेट कॉलेज उसका बिजनेस है। होना तो ये चाहिए था कि प्राइवेट कॉलेज आने से 2 साल पहले, 3 साल पहले यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज आना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए कि वो कॉलेज 3 साल अगर गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल का यहां पर नहीं आया, तो वो नहीं आने की वजह खुद यहाँ का आमदार है। ये कैसा आमदार है जो बस स्टेशन 5 साल से बना रहा है? ये कैसा आमदार है जो सांस्कृतिक भवन 6 साल से अधूरा पड़ा हुआ है? ये कैसा आमदार है जो प्राइवेट कॉलेज अपना खुद जल्दी लेकर आता है, और गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें गरीब बच्चे और बच्चियां पढ़कर आगे बढ़ सकते थे, वो 3 साल 4 साल जानबूझकर उसकी जो परमिशन है वो लेट करता है, क्योंकि इसकी नीयत साफ नहीं है। इसकी नीयत ये नहीं है कि वो आप लोगों की तरक्की के बारे में सोचे। इन सब से ऊपर क्या आप वो भूल गए? मेरे ख्याल से इस मोहल्ले का भी एक बच्चा है उन 4 बच्चों में। वो 4 बच्चों के लिए एक बेतुकी बात कही थी उसने विधानसभा में। मैं आपको ये बार बार इसलिए कहता हूं कि आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि एक आमदार का वजन क्या होता है, एक आमदार की बात का वजन क्या होता है। एक आमदार ने अगर बेतुकी भी बात की तो आपके घर में पुलिस घुस सकती है। ऐसा ही हुआ 7.5 साल पहले। 7.5 साल पहले उसने एक बेतुका बयान दिया किसी के बोलने पर, और वो बयान का नतीजा ये निकला। क्या कहा था उसने, आपको याद है कि 100 से ऊपर यहाँ पर जो मुस्लिम नौजवान है वो ISIS और आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। आज उसको 7.5 साल हो गए। 4 बच्चे आज 7.5 साल उन्होंने अपनी जिंदगी जेल में गुजारी। वो 7.5 साल अपने बच्चों से दूर रहे, अपने माँ बाप से दूर रहे, अपने दोस्तों से दूर रहे। अपनी जवानी जो वो अच्छी तरह गुजार सकते थे, उन्होंने जेल में गुजारी। ये गुनहगार है कि नहीं आप लोगों का? क्या आप इंतजार करेंगे कि वो 4 के बाद में बच्चा, अगला बच्चा, 5वां बच्चा आपका खुद का बेटा हो, आपका खुद का भाई हो? उस लड़ाई के पीछे एक लड़ाई का ये मकसद है कि हमारी रहनुमाई जो पिछले 40 साल से धीरे 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 एक ऐसे मुकाम पर लाई जाने की कोशिश की जा रही है कि आप आने वाले 10 साल में, आने वाले 5 साल में विधानसभा हो, महापौर हो, आप उसको आवाज ही ना उठा पाए। आपको आपके बातों पे से ये लगे कि हमारी ये लड़ाई नहीं है, और अगर कोई आपको अगर कोई पोस्ट देता है बाद में, तो वो ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर एहसान कर रहा है। मैं आपके सामने मुंब्रा की बात करना चाहूंगा, जहां की आबादी मुसलमानों की 80% है, और ये 80% आबादी मुसलमानों की 30 साल पहले वहां पर ऐसे ही खेल रचा गया था। वहां पर पहले लीडरों को डराया गया, उसके बाद वहां पर लीडरों को खरीदा गया, उसके बाद वहां पर एक ऐसी आंधी आई, उस आंधी ने पूरे लीडरों को, पूरे रहनुमाओं को जमींदोज कर दिया। और आज पिछले 25 साल से 80% 80% आबादी होने के बावजूद वहां पर एक जितेंद्र आव्हाड नाम का राक्षस राज करता है। और अगर वो इख्तिदार में आता, मुसलमानों के लिए अच्छा काम करता, बच्चों के लिए अच्छा काम करता, रोजगार मुहैया करता, तो कुछ और बात थी। उसका इलेक्शन लड़ने का तरीका ये है
कि ऊपर रहनुमाओं को खरीद कर बिठाओ और नीचे मुसलमान बच्चों में, नौजवान बच्चों में, नौजवान बच्चियों में नशे का काम लगा दो, नशे की आदत लगा दो और अपने पीछे गुलाम बनाकर फिराओ। हमारी लड़ाई इस नजरिए के खिलाफ में है। आज आपने देखा कि परभनी पिछले 30 साल से, 35 साल से आज कितना आज पिछड़ा हुआ है। अगर आने वाले 5 साल में अगर हमने परिवर्तन नहीं किया, अगर आने वाले 5 साल में अगर हमने बदलाव नहीं किया, अगर आने वाले 5 साल में अगर हमने ऐसा रहनुमा नहीं चुना, ऐसा लीडर नहीं चुना जो आपके बच्चों के रोजगार के लिए काम करे, आपके बच्चों की तरक्की के लिए काम करे, अगर ऐसा रहनुमा आपने नहीं चुना आने वाले 5 साल में, तो आपका शहर जो कभी जगह जर्मनी देशा परभनी ऐसा बोला जाता था, आपको ये पूछा जाएगा कि आप मजदूरों के शहर से हो क्या। अगर आपको परभनी को अगर मजदूरों के शहर बनने से बचाना है तो सबसे बड़ा समाज होने के नाते, क्योंकि मुसलमान यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 1,15,000 वोटिंग है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी को वोट करें जो आपके सामने तरक्की की बात करने आया हो, उस आदमी को ताकत बने जो आदमी आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ काम करना चाहता हो। मैं क्योंकि खुद भी एक उद्योजक हूँ, मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर कारखाने कैसे लाए जा सकते हैं, मुझे ये पता है कि यहाँ पर निवेश कैसे लाया जा सकता है, मुझे ये पता है कि यहाँ की इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। इन सब मुद्दे हूँ परभनी 96 विधानसभा में जो चुनाव चल रहे हैं और चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है और इन दिनों जो सबसे ज़्यादा मिल्लत के उम्मीदवार की चर्चा है और उनको बढ़ता हुआ समर्थन मिल रहा है, इसको देखकर विरोधियों की पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही है। और आज उलमा इकराम ने भी तमाम परभनी विधानसभा के हर तबके के जो उलमा इकराम हैं, जो हर एक यहाँ पर आज मौजूद थे और सब ने एक राय होकर मोहम्मद गौस जैन साहब इनको अपना समर्थन यहाँ पर दिया है। मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? परभनी विधानसभा मुस्लिम बहुल विधानसभा है, 1,15,000 से ज़्यादा वोट हमारे पास है, सबसे ज़्यादा वोट होने के बावजूद हमारा एमएलए हम चुनकर नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है और एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर इस बार गौस जैन साहब ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया है। आज क्या कह पाया है, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िरऔन की मुखालिफत के साथ साथ हमें मूसा का भी साथ देना होगा, तभी जाके हालात का नारा बदलेगा और बिलखुसूस परभनी शहर की तामीर और तरक्की में हमारा भी कुछ हिस्सा लगेगा। हमारे परभनी शहर के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से ये बात मशहूर है कि यहाँ पर जो एक बार आ जाता है वो चिपक के रह जाता है। इस नारे को और इस विचारधारा को और इस सोच को हमें बदलना होगा। जबकि हम मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके के रहने वाले हैं, तकरीबन 1.25 लाख के करीब हमारी मतदार संघ है, लिहाजा हम अगर मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर 100% वोटिंग के साथ अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को शहर परभनी का आमदार बनाना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह परभनी के मुसलमानों के अंदर वो ताकत है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस वक्त उम्मत का शिराजा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। हमें इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा करने की कोशिश करनी चाहिए और इसी के तहत आज जो है तो उलमा इकराम की नशिस्त रखी गई है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह परभनी विधानसभा क्षेत्र के तमाम ही मसलक के मुख्तलिफ इलाक़ों से मुख्तलिफ उलमा, जैसे ओखलत हो गया, देशमुख पिंपरी हो गया, पाथरा हो गया, पिंगली हो गया, इधर से झरी हो गया, तमाम की तमाम यहाँ के उलमा किराम जमा हुए और सब ने मिल्लत के लिए, शहर के लिए, कौम के लिए एक आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को ऐवान तक पहुँचाने के लिए मोहम्मद गौस जैन साहब का नाम मुंतखब किया। सब ने बिल इत्तेफाक हाथ उठाकर ये कहा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आने वाली 20 तारीख़ को करमपेट की निशानी 14 नंबर पर जो है मोहम्मद गौस जैन साहब की, उसको दबाकर उनको वोट करके हम भारी अक्सरियत वोटों के साथ मोहम्मद गौस जैन साहब को चुन कर लाएंगे।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद गौस जैन साहब है, जो 2024 के इस असेंबली चुनाव में अपनी किस्मत ट्रम्पेट इस निशानी से आजमा रहे हैं और उन्हें भरपूर समर्थन भी यहाँ मिल रहा है। लेकिन अब तक के जो चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव, इसमें सिर्फ कौम मिल्लत के सरों का सौदा हुआ है। फिर चाहे वो इलेक्शन के पहले सौदा कर दिया गया या फिर इलेक्शन लड़कर सौदा किया गया, लेकिन यहाँ पर एक मर्द मुजाहिद सामने आया है और जिन्होंने तमाम कौम मिल्लत के और दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने में वो कामयाब रहे हैं और इसलिए उनकी जीत यकीनी मानी जा रही है। बात करते हैं मोहम्मद गौस जैन साहब से। तो गौस भाई, जैसा कि आज उलमा इकराम का भी आपको समर्थन हासिल हो गया है, पूरे शहर के हर परिवार में आपका काम चल रहा है, कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं और कैसे देखते हैं आप इस पूरे कामयाबी जरूर होगी और मिल्लत से उम्मीद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो इलेक्शन एक आखिरी पड़ाव में है, तो आइम्मा इकराम ने हमारे मस्जिद के मकतब जो हमारे मसातिज़ हैं, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और उनकी बात सही है कि हम गैर को वोट क्यों डालें। हमने बड़ों के बोलने पर खासदार को वोट किया, खासदार चुन के आ गए। अब उनका ये फरीज़ा था कि परभनी विधानसभा में, क्योंकि सबसे बड़ा समाज मुसलमान है, आप खुद आगे बढ़ते और बोलते कि आप आमदार मुसलमान का होना चाहिए। यहाँ पर मसला ये है कि मुसलमानों के वोट तो लिए जाते हैं, मुसलमानों के ऊपर ऐसा हक जताया जाता है कि वो हम उनके घर के लौंडी हैं, और अगर हमने कुछ आवाज़ उठाई इक़्तिदार के लिए तो हमको इस नज़र से देखा जाता है कि हम गुनहगार हो गए। इसी नज़रिए के ख़िलाफ़ में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने देखा कि पिछले एक महीने में क्या क्या परभनी शहर ने नहीं देखा। खैर, वो जो बात हो गई। अब आज जो हम आखिरी पड़ाव में है इलेक्शन के, हम तरक्की की बात कर रहे हैं। तरक्की किसे नहीं चाहिए, रोज़गार किसको नहीं चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था किसको नहीं चाहिए, अच्छा माहौल किसको नहीं चाहिए। यहाँ पर सनतें आए, ये कौन नहीं चाहता। यहाँ पर अच्छा एक एटमॉस्फेयर बने, ये कौन नहीं चाहता। यहाँ पर हर समाज के लोगों तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर गलत फहमी है किसी को कि मुस्लिम उम्मीदवार है तो मुस्लिम वोट देंगे या दूसरा समाज नहीं देगा, तो ये गलत फहमी है। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा तो उस दिन सब लोगों को एक ताजुब का सामना करना पड़ेगा और परभनी की वहाँ पर नई शुरुआत होगी। और शानदार को परभनी के लोगों ने कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसने अपने मासूम, जो यहाँ के मासूम बच्चों के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया। देखिए, ये 4 बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं था, ये हर उन मासूम बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम था जो आज नहीं तो कल फिर उठ सकता है। तो ऐसे आदमी को ताकत क्यों देना जो आपके बच्चों को ही खाने की कोशिश कर रहा है। और ये कौन सी पार्टी है, ये कोई दूध की धुली हुई पार्टी तो है नहीं। 3 दिन पहले उद्धव ठाकरे का एक स्टेटमेंट था कि बाबरी हमने तोड़ी और उसके ऊपर फख्र है। 1 दिन पहले आज उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट है कि क्योंकि अब्दुल सत्तार लड़ रहे हैं सिल्लोड से, मुसलमान हैं, उनको हराने के लिए हम बीजेपी से हाथ मिलाने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तो ऐसी पार्टी जिसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिसकी आइडियोलॉजी हमेशा हिंदुत्व रही है, वो ज़बरदस्ती शरद पवार साहब है जब तक इस पलड़े में खड़ी हुई है। तो मुझे ये सब लोगों को ये बताना है कि ऐसी पार्टी का साथ क्यों देना। और जो अनकरीब बेवफा होने वाला है, जो अनकरीब सत्ता की होड़ में इस पक्ष को छोड़ के उस पक्ष जाने का हमको जो अंदेशा है, वो अंदेशे के दौर में हम हमारे वोट का रिस्क क्यों लें और उस वक्त क्यों लें जब हमारे पास एक ऑप्शन है। और मैं वही ऑप्शन बनकर, वही एक मुतबादिल बनकर लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ, टिका हुआ हूँ, सिर्फ अपने लोगों के भरोसे। क्योंकि मुसलमान अगर एक हो जाएगा और मुझे वोट डालेगा तो देखना इस बार तारीख़ उल्टी होगी। हमेशा तारीख़ ऐसी होती है कि मुसलमान जिसको वोट डालता है, गैर मुस्लिम उसको वोट नहीं डालता है। इस बार ऐसा होगा कि मुसलमान जिस कैंडिडेट को वोट डालेंगे, धीरे धीरे दूसरी जो कौम के लोग हैं, दलित है, ओबीसी है ख़ास तौर पर, और दूसरे भी जो समाज के लोग हैं, कुंभी मराठा है, या फिर और दूसरे भी जो ज़ात के लोग हैं, वो भी डालेंगे। क्योंकि ये सब तरक्की सबको चाहिए। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 20 तारीख को हर वो आदमी जो तरक्की चाहता है वो जाएगा और 14 नंबर के ट्रम्पेट यानी कि शहनाई के निशान पर बटन दबाएगा और अपनी तरक्की की ज़मानत देगा। विविध उपक्रम त्याने राबविण्याचा चांगला त्यांचा मानस आहे। आपले राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचार प्रणालीला अनुसरून लोकशाहीच्या नियमानुसार त्यांनी आज आपल्या
परभणी विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपल्या उमेदवार म्हणून जास्त प्रचंड मताने विजय करण्याचा मी सखोल प्रयत्न करीन अशी मी आपल्या सर्वांमध्ये साक्ष देतो. त्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतो की आमच्या परभणीचे आमदार म्हणून त्यांनी या ठिकाणी निवडून यावे अशी सदिच्छा देतो.